हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस नंबर 6 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। और जो दोस्त पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हिंदी के 20 क्वेश्चन, उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जीके और जीएस के। तो दोस्तों जैसा आपको एग्ज़ाम पेपर मिलता है, तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो क्वेश्चन है वो अजय रावत, राजेंद्र बलौदी घटनाचक्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एग्ज़ाम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। जिसका स्कोर कम है या ज़्यादा है, आप अपनी तैयारी करते रहें और अपने स्कोर को इम्प्रूव करें। तो दोस्तों चलते हैं प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा बनाया जाता है। तो दोस्तों जो हस्तशिल्प सामग्री एक मोष्टा होता है, उसको किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों इसको रिंगाल से बनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेना से संबंधित आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था जहाँ पर वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया था। तो यह आंदोलन आपका टिहरी से हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों कब हुआ था? तो यह हुआ था 1994 में। और दोस्तों कभी आपसे वह क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है कि यह कहाँ से शुरू हुआ था। तो टिहरी में भिलंगना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर यह शुरू हुआ था। आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरूल और लीसा किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो यह होता है चीड़ के पेड़ से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चीड़ के पेड़ पहाड़ों पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना आरंभ की गई। तो दोस्तों स्नो लेपर्ड योजना सबसे पहले कब आरंभ की गई थी, आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है 2009। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे गलत हैं। तो आपको यह नोट करना है 2009। तो इसे ध्यान में रखना कि सबसे पहले स्नो लेपर्ड योजना कब आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत दयनीय है? तो दोस्तों किस जनजाति की जो आर्थिक दशा है वह बहुत कमज़ोर है, आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो कोल्टा जनजाति है, इसकी आर्थिक दशा बहुत कमज़ोर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा समूह गौ एवं घौ की सेवाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो दोस्तों समूह गौ की तैयारी आप सभी कर रहे हैं, तो उसमें कितना आरक्षण दिया जाता है किसको? पूर्व सैनिक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इनको दिया जाता है 5% आरक्षण दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में भारतीय सेना में कैप्टन का पद मिला? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में भारतीय सेना में कैप्टन का पद मिला। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो 40 क्वेश्चन हैं वह उत्तराखंड के हैं, और इसके बाद हिंदी आएगी, फिर आपको जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा कि आपको एग्ज़ाम में मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूरबीर सिंह पवार। तो इनको ही कैप्टन का पद मिला था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और इनका संबंध उत्तराखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली पूड़ा मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो दोस्तों हरियाली पूड़ा मेला आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो यह मेला चमोली में लगता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों चमोली में कहाँ पर लगता है? तो चमोली में कर्णप्रयाग में लगता है, और कर्णप्रयाग के नौटा गांव में लगता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द एड गुरु ऑफ इंडिया नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों द एड गुरु ऑफ इंडिया प्रसून जोशी को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पद्मश्री प्राप्त नहीं हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वह पूछ क्या रहा है। तो दोस्तों जो अनिल प्रकाश जोशी है इनको भी पद्मश्री सम्मान मिल चुका है, और जो डॉक्टर शेखर पाठक है इनको भी मिल चुका है, पुष्पेंद्र पंत को भी मिल चुका है। तो दोस्तों जो केपी नौटियाल है इनको अभी तक पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि गलत युग्म कौन सा है। तो दोस्तों पहला है एकता बिष्ट, यह क्रिकेटर हैं, ये बात सही है। दूसरा है चंद्रप्रभा ऐतवाल पर्वतारोही, ये भी सही है। और जो ऑप्शन डी है उन्मुख चंद क्रिकेट, तो इनका संबंध भी क्रिकेट से, ये भी सही है। परंतु जो ऑप्शन सी है मधुमिता बिष्ट निशानेबाजी, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो मधुमिता बिष्ट है उनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व में कौन से क्रम की महिला पर्वतारोही बनी? तो दोस्तों आप सबको तो पता होगा कि बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और दोस्तों आपसे पूछा गया है कि विश्व की वह कौन सी महिला थी? तो विश्व की वह 5वीं महिला थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन अब इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो बछेंद्री पाल था इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 को। ये डेट आपको याद में रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में बन सकता है। और कहाँ हुआ था? उत्तर काशी में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब हुआ। तो यह हुआ था 1972 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, तो इस वजह से आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसको प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत मानती है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति अपने आप को पवार राजपूत मानती है। तो दोस्तों जो भोटे जनजाति है यह अपने आप को खस राजपूत मानती है, और जो थारू जनजाति है यह अपने आप को राणा प्रताप का वंशज मानती है। तो ये सबको आपको ध्यान में रखने हैं। और जो राजी जनजाति है वह अपने आप को रजवार या राजपूत मानती है। पर आपसे पूछा गया है कि पवार राजपूत, तो दोस्तों पवार राजपूत बोक्सा जनजाति मानती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनदीप राजन का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहे थे, तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर बन सकता है। तो इनका संबंध है संगीत से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16वां, उत्तराखंड के पंच प्रयागों में किस प्रयाग को प्राचीन समय में मानव विहीन क्षेत्र से जाना जाता था? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पंच प्रयागों में किस प्रयाग को प्राचीन समय में, मतलब बहुत पहले, मानव विहीन क्षेत्र से जाना जाता था? तो दोस्तों यह जाना जाता था विष्णु प्रयाग को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर में कत्यूरी काल की सबसे सुंदर हरगौरी की मूर्ति स्थित है? तो दोस्तों किस मंदिर में आपसे पूछा गया है? तो यह है काली मठ में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगंगा का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों सोनगंगा का उद्गम स्थल ये तो आपको पता होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वासुकी ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों सहायक नदी से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपको ये सारे याद करने हैं। तो रूपगंगा सहायक नदी है नंदाकिनी की। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने भोटिया जनजाति को कब अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया?
दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपका वीडियो के एग्ज़ाम में आया था। तो दोस्तों यह क्या था 1967 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चाहे आपका स्कोर कम आए या ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका स्कोर कम है तो आप धीरे धीरे उसे इम्प्रूव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड को प्राचीन में क्या कहते थे, तो प्राचीन काल में उसे सीरा राज्य कहा जाता था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल के रचयिता हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमियाल के रचयिता कौन है, ऑप्शन सी। और यह कहाँ से हैं, तो यह पौड़ी से हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने सयाना क्षेत्रों का एक सयाना होता है और किसका, जौनसार क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है। तो दोस्तों जो थारू परिवार होता है उसको स्थानीय बोली में क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है संघ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अयुग्म है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा युग्म नहीं है। तो पहला है चौमास, वर्षा ऋतु के 4 माह। तो दोस्तों सही है, वर्षा ऋतु के जो 4 माह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चौमास कहते हैं। दूसरा है चौबट्टा, चौबट्टा मतलब चौराहा, ये भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा है चौसिंग्या, चौसिंग्या मतलब 4 सींगों वाला मेढ़ा, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन डी है चौखंबा बड़ा घर, तो दोस्तों गलत है, क्योंकि चौखंबा जो है एक शिखर है, ये कोई बड़ा घर नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यह युग्म सही नहीं है। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध सामंत को वंशी वादन के कारण आचरियों ने हरण कर लिया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमें लोक गाथाओं में भी मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीतू बगड़वाल, ऑप्शन डी। जीतू बगड़वाल का ही आचरियों ने हरण कर लिया था, ऐसा बोला जाता है। और दोस्तों आपको ध्यान में ये रखना है कि जीतू बगड़वाल जो थे वह मानसा के सेनापति थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला दे रखा है राजकीय वेधशाला मनोरा पीक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है भारती खान वीरो देहरादून, ये भी सही है। और जो ऑप्शन डी है वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो जाएगा पटाव डांगर, तो दोस्तों ये भी सही है। परंतु जो ऑप्शन बी है टरार अनुसंधान केंद्र श्रीनगर, दोस्तों यह गलत है, क्योंकि जो टरार अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ पर है, यह नैनीताल में स्थित है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ निर्माणाधीन है। दोस्तों अभी यह बन रहा है, बना नहीं है। तो यह बन रहा है आपका रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, यहाँ पर उपनाम है और फिर मूल नाम है, तो ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है टॉयलेट मैन रमेश भटेजा, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है आज़ाद श्रीधर किमाठी, ये भी सही है। और जो ऑप्शन डी है सरला बेन मिस कैथरीन हेलीमन, जो सरला बेन है उनका मूल नाम मिस कैथरीन हेलीमन है। परंतु दोस्तों जो ऑप्शन ए है एवरेस्ट ट्विंस बछेंद्री पाल, दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि बछेंद्री पाल का उपनाम एवरेस्ट ट्विंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा गौमुख से उत्तरकाशी तक भगीरथ के दोनों तटों को कब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। तो यह किया गया था 2012 में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम मिस इंडिया
वर्ल्ड वाइड सुंदरी है? दोस्तों आपसे पूछा गया है कि राज्य की प्रथम, तो यह थी रितु उपाध्याय, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है शिशु लिंगानुपात, तो यह है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा का है और सबसे कम पिथौरागढ़ का है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी के पत्ते व बेसन आदि से बना व्यंजन कहलाता है? तो दोस्तों अरबी के पत्ते व बेसन से कौन सा व्यंजन बनता है? तो यह बनता है पत्यूड़, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का केरल किसका उपनाम है? दोस्तों उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यह कहा जाता है हरिद्वार को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बन सकता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगतड़ बाजार कहाँ है? तो दोस्तों दिगतड़ बाजार जो है वह डीडी हाट में स्थित है। डीडी हाट कहाँ पर है? तो यह पिथौरागढ़ में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत सारे मेरे दोस्त बैरम खां इसको याद तो कर लेते हैं, पर पता नहीं बैरम खां क्या है, यह किसी को समझ नहीं आता है। तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है मैं आपको बता देता हूँ। बैरम खां एक व्यक्ति थे जो अकबर के संरक्षक थे, मतलब उन्होंने अकबर का देखभाल किया था और उनके बड़े होने तक उनके संरक्षक बने रहे थे। संरक्षक मतलब जो उनका देखरेख करता है। तो दोस्तों उनका नाम बैरम खां था, परंतु जो कुमाऊं में शिवदत्त जोशी थे, ठीक है, जो शिवदत्त जोशी थे यह दीपचंद के संरक्षक थे। दीपचंद के जो पिता थे कल्याण चंद, उन्होंने शिवदत्त जोशी को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया था कि यह इसका देखभाल करेगा, तो इसलिए उसे कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। असली में बैरम खां तो अकबर के जो देखभाल कर रहे थे, पर कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है? शिवदत्त जोशी को। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमरी नामक राजनीतिक व्यवस्था का संबंध किस जनजाति है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो खुमरी नामक राजनीतिक जो व्यवस्था है यह जौनसारी जनजाति में आपको देखने को मिलती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि जब इतिहासकार का नाम दिया होगा तो आपसे क्वेश्चन ये ज़रूर पूछ सकता है और उसमें आप कोई भी बुक का रेफरेंस नहीं लगा सकते, क्योंकि इतिहासकार का नाम उसने दिया है। तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो चंद्र वंश का सबसे प्रतापी राजा था वह था कीर्ति चंद्र, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों कीर्ति चंद्र गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला सबसे प्रथम शासक था और इन्होंने ही पश्चिम की ओर विस्तार किया था। और इन्होंने किससे आक्रमण किया था? अजयपाल से आक्रमण किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदु राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो यदु राजवंश था इनके संस्थापक थे सैन वर्मन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो उत्तराखंड में यदु राजवंश का जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला था। कहाँ से मिला था? लाखा मंडल से यह प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों वहाँ पर इस वंश का उल्लेख मिलता है। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, केदारखंड में किस पुरा प्रजाति को भिल्ल कहा गया है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केदारखंड में किस पुरा प्रजाति को भिल्ल कहा गया है? तो भिल्ल कहा गया है किरात जनजाति को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों केदारखंड के स्कंद पुराण में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों जो जूही की कली कविता थी उसके जो कवि थे वह थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो दोस्तों इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, मानवीकरण। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मानवीकरण कैसे हुआ। तो दोस्तों जो मानवीकरण अलंकार होता है
उसमें यह होता है कि कोई भी प्रकृति के जो अंग होते हैं, मतलब बादल हो गया, नदी हो गया, पर्वत, पहाड़, ये सब प्रकृति के अंग है। जब यह मानव की तरह व्यवहार करने लग जाएं, मतलब ये निर्जीव वस्तु हैं तो ये सजीव वस्तु की तरह व्यवहार करने लग जाएं, तो उसको हम कहते हैं मानवीकरण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस वाक्य में आपको यही दिख रहा होगा कि दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है। तो दोस्तों मेघ में आसमान से उतर रही है मतलब बादल आसमान से उतर रहा है। तो यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह जो दिखा रहा है यह एक मानव की तरह व्यवहार दिखा रहा है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवीकरण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसाल शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों रसाल शब्द का अर्थ ये तो आपको पता होगा, तो ये कहा जाता है आम को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित है। दोस्तों आपसे पूछा गया है असुमेलित। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है गोविंद वन्य जीव विहार 1955, बिल्कुल राइट है। दूसरा है केदारनाथ वन्य जीव विहार 1972, ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी है अस्कोट वन्य जीव विहार 1986 में बना, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु जो ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, सोना नदी 1988 में। तो दोस्तों सोना नदी वन्य जीव विहार 1988 में नहीं 1987 में बना था। तो ये जो युग्म है यह गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो कैसे हुआ, अगर पहले हम इसको भरेंगे उपेक्षा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ये जो है यहाँ पर सही बैठ रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर करे इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। भगवान करे सच में जो यह वीडियो देख रहा है उसका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो दोस्तों इस वाक्य में आपको दिख रहा होगा कि ईश्वर करे इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों एक तरह से आपको इसमें इच्छा का बोध दिख रहा होगा, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप ऑप्शन से देखो, विस्मयवाचक में दोस्तों ऐसा चिन्ह होता है जहाँ पर, तो उसे वहाँ पर क्या होता है, विस्मयवाचक होता है। प्रश्नवाचक जहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा होगा या प्रश्न चिन्ह होगा। और दोस्तों निषेधवाचक जहाँ पर निषेध का बोध होता है या नहीं आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में एक वाक्य के वाक्यांश दिए हैं, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करें। तो दोस्तों इसमें बताना है कि आपको एक वाक्य दिया है और उसको छोटे छोटे वाक्यांश में 4 ऑप्शन में बांट दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन उस वाक्य का नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला है सुंदरता सारे विश्व में, दूसरा है सबसे सर्वोत्तम, तीसरा है भारत के पर्वतीय क्षेत्र की, और तीसरा है कोई त्रुटि नहीं। तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम बना के देखते हैं। तो भारत के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में, ऐसा बन सकता है कि भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में। अगर इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे सबसे सर्वोत्तम है, तो दोस्तों ये मैच नहीं कर रहा। तो इसलिए यह जो ऑप्शन है बी, यह उसका भाग नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों 3 पर्यायवाची हैं, गंदला, मैला और मलिन किसके पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों यह है पंकिल के, क्योंकि पंकिल जो होता है इसका अर्थ भी क्या होता है, गंदा ही होता है। नेक्स्ट है, चौमास में कौन सा समास है। तो दोस्तों चौमास में बहुव्रीहि समास है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्तों सवारी भी स्त्रीलिंग है, संतान भी है और बुलबुल भी स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पहचानना है मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके ज़रूर देखे, उसके बाद आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई भी गलती नहीं करोगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भेड़िया। भेड़िया जो है वह स्त्रीलिंग नहीं है।
51वां क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जन शब्द का विलोम है। तो दोस्तों विलोम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, तो जिसने वह वीडियो नहीं देखी जाके ज़रूर देखे, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 60 विलोम शब्द बता रखे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो दोस्तों जो अर्जन है ये वाला क्वेश्चन, ये भी मैंने उसमें बताया था। तो दोस्तों अर्जन का मतलब होता है कोई चीज़ एकत्रित करना, और इसका जो विलोम होगा कि कोई चीज़ खर्च करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। वैन का मतलब होता है खर्च करना। नेक्स्ट है, मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वयं क्या है, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूधर्व का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों भूधर्व का संधि विच्छेद भू प्लस ऊधर्व होता है, क्योंकि भू ऊ आ रहा है बीच में, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो दोस्तों पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द बताना है, तो उसे कहा जाता है अनुगत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखना दोस्तों, पिछल या पिछलगू मत करना, इसका जो सही आंसर है वो है अनुगत। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। दोस्तों पहले ही बताया था कि शुद्ध वर्तनी से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी जो इसमें है वो है ऑप्शन सी, उपरिलिखित। तो उसको ऐसा लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। तो दोस्तों इस पंक्ति में जो वाचक शब्द है वो है सा, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संधि। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कवि ने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया है? दोस्तों ये सारे आपको ध्यान में रखना है। तो यह किया था मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? तो दोस्तों मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था रमेश चंद्र मटियानी। दोस्तों यहाँ पर देखो ऑप्शन देखो, सारे के सारे एक जैसे दिख रहे होंगे, परंतु जो इसका सही आंसर है रमेश चंद्र मटियानी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो बुध नक्षत्र है उसमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं आपको ये बताना है, तो उसमें होते हैं 88 दिन। बिल्कुल ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणों उपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरणों उपरांत भारत रत्न पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। कब मिला था? 1966 में। डेट भी आपको ध्यान में बिल्कुल रखनी है। नेक्स्ट है, पूर्व थल सेनाध्यक्षों में से 2 बार महावीर चक्र किसे मिला था? तो दोस्तों 2 बार महावीर चक्र किसे मिला है? तो यह मिला है जनरल AS वैद्य, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल सही आंसर है, आपको ध्यान में रखना है। 64वां क्वेश्चन है दोस्तों, IMF किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMF की फुल फॉर्म जरूर एग्जाम में आती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो बिल्कुल ए सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। दोस्तों बिल्कुल स्टार लगा लो, ये एग्जाम में ज़रूर बनेगा। तो यह है एंथेसाइट, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपके लोअर PCS एग्ज़ाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइट, तो इससे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है। तो दोस्तों निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला जो ग्रेनाइट पत्थर होता है वह होता है आग्नेय शैल, तो
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो दोस्तों जो सीमेंट उद्योग होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। तो सीमेंट बनाने में चूनाश्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक जो देश हैं उनका संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह है वियना में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना है। ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि किस कोटि से संबंधित है। तो यह संबंधित है राजनीतिक अधिकार से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो दोस्तों यह कथन किसने कहा था, आपसे पूछा गया है। तो यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लो, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों यह नष्ट किया था मोहम्मद बिन बख्तियार ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, ये ज़रूर पूछा जाता है। और दोस्तों यह बनाया था हाजी बेगम में, जिसे हम हमीदा बानो बेगम भी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह कौन थी, तो यह जो थी हुमायूं की पत्नी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2021 के लिए नामित हुई है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है इसमें से जो बिट्टू ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यह नामित हुई थी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना है। और भी फिल्म हुई थी परंतु जो ऑप्शन में से दे रखा है ऑप्शन बी, बिट्टू, यह नामित हुई थी। नेक्स्ट है, समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री वीथिकाओं से गुजरने वाली नहर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों यह जो है मन्नार की खाड़ी से गुजरती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों रबी की फसल और खरीफ की फसल तो आपने पढ़ा होगा। तो इसमें से पूछा गया है कि खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मक्का और ज्वार। मक्का और ज्वार जो है वो खरीफ की फसल है। और जो ऑप्शन बी है बाजरा और चावल, ये भी खरीफ की फसल है। और जो ऑप्शन सी है ज्वार और चावल, दोस्तों ये भी खरीफ की फसल है, क्योंकि चावल तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी आ गया है। और जो ऑप्शन डी है जौ और सरसों, दोस्तों जौ और सरसों जो है वह खरीफ की नहीं, वह रबी की फसल है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, खरीफ की फसल और रबी की फसल इन दोनों को याद कर लेना है कि कौन से खरीफ की है और कौन से रबी की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा। तो दोस्तों जब हरित क्रांति आई थी तो इसमें से बताना है कि कौन सा घटक नहीं था। तो पहला है गारंटीड अधिकतम दाम। तो दोस्तों जो गारंटीड अधिकतम दाम था यह उसका अंग नहीं था। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, तो उन्होंने संविधान का दिल कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको ही क्या कहा था, संविधान का दिल कहा था। और एक किस में मिलता है, अनुच्छेद 32 में। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो दोस्तों आरंभिक जो वैदिक काल था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी बहुत ही आधारित व्यवसाय पे, ठीक है, जो जैसा काम करेगा उसको उस वर्ण में रखा जाएगा। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें से जो बौद्ध साहित्य है वो है त्रिपिटक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस को माना जाता है।
तो दोस्तों जो हेरोडोटस थे वह इतिहास के जनक थे, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस शिलालेख राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को त्याग दिया था, ठीक है। और ये कौन सा शिलालेख था? तो यह था 13वां शिलालेख, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों जो समता का अधिकार है यह हमारा मौलिक अधिकार है, और स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, परंतु जो संपत्ति का वह मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहला प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा अन्न प्रयोग किया था, तो यह किया था जौ का, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जौ, जिसे यव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो दोस्तों 6ठी शताब्दी में मगध से पहले यहाँ पर लौह का विशाल भंडार था। किसका था? लौह का विशाल भंडार था, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबुल लामजाओ विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो यह है मणिपुर में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों नागा अर्जुन जो सागर परियोजना है यह है कृष्णा नदी पर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों जो ये परियोजना है इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा, और खनिज से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा जियोग्राफी में, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब? दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। तो घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है, घटिया वस्तु या बहुत सस्ती वस्तु होती है उसके लिए जब मांग कब गिरती है कि आय बढ़ती है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है? तो दोस्तों भारत सरकार को जो सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है वह होता है प्रत्यक्ष कर से, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको दोस्तों ऐसे ही याद करना है, बिल्कुल ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। तो उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उद्योग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। तो यह है निजी लेखा निर्माण का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वह एक कैसा अधिकार है हमें बताना है। तो दोस्तों यह है विधिक अधिकार, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी तक यह कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। तो दोस्तों मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पहले भी कराए हैं कि समरूपता वाला क्वेश्चन कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहले इन दोनों का क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है, तभी हम दूसरा जो युग्म है उसका संबंध पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोलकाता है और यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल। तो आपको दिख रहा होगा कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता है। तो दोस्तों आपको ऐसे याद करना है कि यहाँ पर जो है स्टेट है और यहाँ पर क्या है, कैपिटल है। तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ग्वालियर। दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की कैपिटल कौन सी है, भोपाल है।
और यहाँ पर है महाराष्ट्र की पुणे। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। और जो ऑप्शन डी है वो है राजस्थान की जयपुर। तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि राजस्थान की जो राजधानी है वह है जयपुर। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की क्या है, कानपुर, यह भी गलत है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेम समरूपता वाला क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कि शरीर दिमाग। तो दोस्तों शरीर जो है उसका सबसे मेन पार्ट दिमाग होता है, तो यहाँ से ये संबंध निकला। यहाँ पर ऑप्शन देखो, वायु का जल, तो दोस्तों ये कोई युग्म नहीं बना। तेल का पोत, ये भी कोई युग्म नहीं बन रहा है। हार्ड डिस्क सीपीयू, तो हार्ड डिस्क का जो सबसे मेन पार्ट होता है सीपीयू नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। और दोस्तों जो ऑप्शन ए है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है वह सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों समरूपता वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। तो पहला जो दिया है DE, दोस्तों उसको अलग से लिख लेना तब आपको ये समझ में आ जाएगा। DE और उसके नीचे नंबर्स लिख देने चाहिए, तो इसका हो जाएगा 4 और 5। तो दोस्तों जो D का जो नंबर्स होता है, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि A का 1 होता है, वैसे ही क्या होता है Z का 26 होता है। मतलब जो अल्फ़ाबेट हैं वह 26 है, तो उनको क्या रखा गया है, सीक्वेंस से रखा गया है। जैसे A का 1, B का 2, C का 3। तो वैसे ही D का क्या आएगा, 4 आएगा, और E का क्या आएगा, 5। मतलब उसका जो है सीरियल नंबर बिल्कुल नीचे रखा हुआ है। तो दोस्तों B और C, ठीक है, तो B और C लिख लेंगे यहाँ पर। तो B का क्या हो जाएगा 2 और C का क्या हो जाएगा 3, जैसे हमने पहला देखा। तो देखो 2 और 3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 23। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा डैश है। तो दोस्तों ब्लू रे डिस्क की जो धारक क्षमता की विस्तार की जो सीमा होती है वह होती है 25 GB से 50 GB तक। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट रिसोर्सेज की लोकेशन से कनेक्ट करने का ब्राउज़र प्रयोग करता है। तो दोस्तों जब हम इंटरनेट पे, ठीक है, कोई भी चीज़ हम अगर सर्च करते हैं तो जो वहाँ पर हमें एक टाइप में मिलता है, URL टाइप में मिलता है, ठीक है, आपने कभी ध्यान में दिया होगा। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, URL में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 से पूछा गया है, तो यह किया गया था हरियाणा में, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और हरियाणा के कहाँ पर, पंचकुला में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को शुरू किया। तो दोस्तों देव दर्शन आ रहा है तो इसका मतलब आप उत्तराखंड मत करना, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यह योजना जो शुरू की गई थी वह की है गोवा ने, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आप वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट या कोई इम्पोर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डेली क्विज भी होती है, तो प्लीज़ ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।